बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 बहुपद पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपको इसमें बहुपद दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद है सारे। इनके क्या ज्ञात करो? पहली बात शून्य ज्ञात करो, ठीक। और दूसरी चीज शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शून्य क्या होते हैं किसी बहुपद के। ये बहुपद दे रखे हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। और ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, ठीक है। रैखिक बहुपद भी होता है, उसमें एक घात वाला, जिसमें चर की घात 1 होगी उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसमें चर की घात 2 होगी उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो ये शून्य क्या होते हैं सबसे पहले हम इसको समझना चाहते हैं। जैसे मेरे पास एक बहुपद है px, ठीक है। क्या है? एक बहुपद px। ये क्या हो सकता है बच्चों? ये इस रूप का भी हो सकता है, ax प्लस b के रूप का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। और ये कैसा भी हो सकता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले रूप का होता है। मान लो कुछ देर के लिए ये जो बहुपद है वो क्या है बच्चों? एक मशीन है। ये क्या है? एक मशीन है। ये एक मशीन है, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शून्य क्या होता है। शून्य का मतलब होता है इस मशीन में हम कुछ डालते हैं यहां से, जैसे चक्की होती है ना, चक्की में आप क्या डालते हो? एक तरफ से हम क्या डालते हैं? गेहूं डालते हैं। एक तरफ से हम क्या डालते हैं इसके अंदर? गेहूं। ये क्या मेरी मशीन है, वो भी तो मशीन ही है ना। यहां से क्या डाला मैंने? गेहूं डाला। और यहां से मेरे को क्या मिला बाहर? आटा बाहर मिला। समझ रहे हो? इस मशीन के अंदर हमने गेहूं डाला और बाहर मुझे क्या मिला? आटा मिला। ऐसे ही ये जो बहुपद है उसको मान लो कि वो एक क्या है? मशीन है। इसमें हम क्या करते हैं? चर का, जो चर राशि है, यहां पर x है, देखिए यहां पर भी x है, तो x को कुछ मान देते हैं। a माना, x को क्या देते हैं? कोई एक मान दे देते हैं। वो मान में क्या चीज है? एक संख्या है। वो क्या है? एक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। ये डाला हमने इसके अंदर, इस मशीन के अंदर मैंने एक वास्तविक संख्या डाली, ठीक है। वास्तविक संख्या माने वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। और उसने मेरे को बाहर क्या दे दिया बच्चों? बाहर मेरे को क्या मिला? 0 मिला। समझ रहे हो? इनपुट, इसको बोलते हैं इनपुट, और इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो इनपुट क्या दिया मैंने? एक संख्या डाली इस मशीन के अंदर, ठीक है। यदि वो संख्या बाहर क्या देती है हमको? 0 देती है। आउटपुट में क्या मिलता है मुझे? 0 मिलता है, शून्य मिलता है। तो हम क्या बोलते हैं? तो x बराबर a को क्या बोलते हैं बच्चों? px का शून्य कहते हैं। आ रही बात समझ में? यह बात समझ लो, ये कॉन्सेप्ट है। किसी बहुपद में कोई वास्तविक संख्या डालने पर यदि वो बहुपद हमको 0 देता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो जो वास्तविक संख्या है वो उस बहुपद का शून्यक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे पास यहां पर एक बहुपद ऐसे है, देखिए px बराबर x माइनस 5 है, ठीक है। तो मैंने यहां अंदर क्या डाला? x बराबर, देखो इसका क्या मतलब हुआ है? x बराबर a का क्या मतलब हुआ? मैंने x बराबर क्या डाल दिया अंदर?
इस मशीन के अंदर 5 डाल दिया, समझ रहे हो? अब ये मशीन अंदर काम करेगी, समझ रहे हो? अंदर काम करेगी मशीन, ये इस किसके साथ? इस 5 के साथ। कैसे काम करेगी? जैसे ये बहुपद डिफाइंड है, ये बहुपद कैसे डिफाइंड है? x ऋण 5 से, तो ये बहुपद अंदर काम करेगा, ये P5 ज्ञात करेगा, समझ रहे हो बात? तो क्या आएगा मेरा? 5 ऋण 5, तो 5 ऋण 5 क्या हो गया? 0, तो 0 बार आ गया। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो तब मैं क्या बोलूंगा? x बराबर 5 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है बच्चों, आई कॉन्सेप्ट बात समझ में? अब मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है? तो मैं इसको क्या मानूंगा बच्चों? हल। माना इसको क्या मान लूंगा बच्चों? px मान लूंगा। किसी भी बहुपद को हम px से दिखाते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं? x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं, ठीक है? x वर्ग का गुणांक क्या है? यहाँ पर गुणांक मतलब ये 1 है, कुछ नहीं है ना, तो 1 होता है। तो 1 को ऋण 8 से गुणा करेंगे। अचर पद क्या है? ऋण 8 है, ठीक है? इसको और इसको गुणा करेंगे तो कितना आया मेरा? ऋण 8 आ गया। अब ऋण 8 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनका योग कितना आना चाहिए? जोड़ के x के गुणांक के बराबर। x का गुणांक क्या है? ऋण 2 है, देख लो, ठीक है? तो मैं एक बार क्या कर लेता हूं? 8 के सभी गुणनखंड निकाल लेता हूं, ऐसे बता रहा हूं, समझा रहा हूं, समझ लो कैसे निकालेंगे 8 के सभी गुणनखंड। सबसे पहले 1 से, 1 का भाग जाएगा ना 8 में, कितनी बार? 8 बार, 1 अट्ठा 8। फिर किसका जाएंगे? 2 का देंगे, 2 का भी जाएगा, 2 चौको 8। 3 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा? 4 का, 4 दूनी 8। फिर ये उल्टा आने लग गया ना, अब तो इसका मतलब जहां से उल्टा आने लग जाता है तो लास्ट में क्या होगा? 8 गुणा 1 होगा, ठीक है? अब देखिए मेरे को ऋण 2 चाहिए, तो सबसे पहले तो 2 कब आएगा इसकी वो कर लो आप। ऋण की हम बाद में फिक्र करेंगे, पहले 2 की फिक्र करते हैं, ठीक है? 8 में 1 घटा के या जोड़ के 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है? अब ये दोनों तो सेम ही है, 2 गुणा 4 को, 4 गुणा 2 को, इसका मतलब यही है, समझ रहे हो बात? तो 2 गुणा 4। अब मेरे को, क्योंकि मेरे को ऋण 8 आना है गुणा करके, तो गुणा करके ऋण 8 आना है, तो इसका मतलब एक पर ऋण का चिन्ह होना चाहिए ना, या तो 2 पर होना चाहिए या फिर 4 पर, समझ रहे हो? तभी तो धन गुणा ऋण क्या होगा? ऋण होगा। अब किस पर लगाएंगे ऋण चिन्ह? वो किस पर डिपेंड करेगा? मेरे को जो चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो? मेरे को ऋण का चिन्ह चाहिए, तो मतलब जो बड़ा होगा उस पर ऋण का चिन्ह लगेगा, इसका मतलब, समझ रहे हो बात? क्योंकि चिन्ह बड़े का आता है ना हमेशा, जोड़ने घटाने का, तो इस पर मैं ऋण का चिन्ह लगा रहा हूं। ये आगे बात समझ में क्लियर? अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं, ऋण 4 धन 2, ठीक है? तो बराबर कितना आएगा? ऋण 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो यही तो चाहिए था मेरे को, x का गुणांक ऋण 2 है, तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना सीखना। तो ये चीज आनी बहुत ही जरूरी है सारे बच्चों को। अब इसमें मैं ऋण 2 क्या है? खाली ऋण 2 थोड़ी है, x भी है ना, तो इसके पीछे x लगा दो, यहां भी x लगा दो, यहां भी x लगा दो। अब मैं ऋण 2x को क्या लिखूंगा बच्चों? ऐसे लिखूंगा, समझ में आ रही बात? यहां पर जो ऋण 2x है उसको क्या लिखूंगा? ऋण 4x धन 2x लिखूंगा। तो इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा मेरा? x वर्ग ऋण 4x धन 2x ऋण 8, ठीक है? आगे बात समझ में? अब इन दोनों में क्या चीज, जब 4 पद हो गए ना, ये हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें 3 पद थे, तो 3 के कितने बनाने होते हैं? 4 पद बन गए हमारे। अब 2 के जोड़े ले लेंगे यहां पर ऐसे, ठीक है? अब पहले जोड़े में आप देखोगे, पहले वाले में इसमें क्या चीज कॉमन है? उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है? क्या उभयनिष्ठ है? x उभयनिष्ठ है, तो x को बाहर ले लेंगे। अब इस x का भाग ना इनमें देते हैं, जो हमने बाहर लिया है उसका भाग, x का भाग x वर्ग में कितनी बार? x बार, ये आप जान चुके हैं। x का भाग ऋण 4x में ऋण 4 बार, ठीक है?
अब ऐसे यहाँ पर देखिए क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का भाग 2x में, x बार 2 से 2 कट जाएगा, x रहेगा। ऋण चिन्ह लगा दिया। अब 2 का भाग 8 में 4 बार। देखो ऐसा करने से देखो ये चीज आ जाती है ऑटोमेटिकली आपके 2 पद आपके हो जाएंगे और इन 2 पदों में एक गुणनखंड कॉमन हो जाएगा। देखो x ऋण 4 यहां भी आ गया, x ऋण 4 यहां भी आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में x ऋण 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, इस x ऋण 4 से अब इस पद को भाग देंगे, तो x ऋण 4 से x ऋण 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, x एक बार कट जाएगा ना। फिर x ऋण 4 का भाग इसमें देंगे, तो x ऋण 4 से x ऋण 4 एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या, धन 2। चिन्ह सहित लिखना है। कई बार बच्चे यहां पर चिन्ह नहीं लगाते, मैं देखता हूं ये गलती करते हैं। तो यहां पर चिन्ह जरूर लगना चाहिए, या तो धन का या ऋण का। यदि आप चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी सवाल गलत हो जाएगा। समझ लो ये चीज क्या किया मैंने, खाली 2 लिख देंगे यहां पर, मतलब ऐसे। तो ये सही है क्या, नहीं है, क्योंकि ये धन 2 है बीच में। नहीं तो मैं यदि मैं खाली 2 लिख दूंगा तो पूरा एक ही पद हो गया, फिर समझ लो होगा नहीं होगा, क्योंकि पद अलग अलग किससे होते हैं, धन या ऋण चिन्ह से। तो ऐसी गलती अक्सर हम करते हैं, तो जहां पर गलती करते हैं वो चीज मैं बता दे रहा हूं। तो अब इसके 2 गुणनखंड यह आ गए बच्चों, px के गुणनखंड ये हैं। यदि गुणनखंड मुझे पता है तो अब शून्यक निकालना ज्यादा कठिन बात नहीं है, क्योंकि शून्यक क्या होते हैं, हमको क्या देगा आउटपुट, अभी बताया मैंने, 0 देगा। समझ में आ रही बात। तो हम यहां पर लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, क्योंकि ये तो गुणनखंड थे ना, ये तो गुणनखंड निकाले हमने। तो शून्यकों के लिए px की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 के बराबर होनी चाहिए। अब ये px का मान मेरा इतना है, ये px का मान है, तो मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। x ऋण 4 गुणा x धन 2 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा x। अब 2 संख्याएं हैं, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर कब होगा, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। समझ रहे हो बात। तो x या दोनों ही 0 हो सकते हैं, x ऋण 4 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, या यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी ऋण 2। तो ये शून्यक होगी इसकी। ठीक है, अब जो पहला शून्यक है x बराबर 4, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को अल्फा बोलते हैं। समझ रहे हो बात। किसी को भी मान सकते हो आप अल्फा, ऐसा कुछ नहीं है। ऋण 2 को भी आप अल्फा मान सकते हो। यदि इसको अल्फा मानोगे तो इसको बीटा मानोगे। समझ में, यानी कि एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है। ये शून्यकों के नाम है। ठीक है, तो मेरा अल्फा बराबर क्या आ गया, यहां पर लिख लो, इसलिए शून्यक बराबर, इसलिए शून्यक अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर ऋण 2। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो हमने शून्यक निकाल ली, तो हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। अब मेरे को दूसरा पार्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी। ठीक, इसके बाद बच्चों हम ये हेडिंग डालेंगे। ठीक, और आप इसकी जो तुलना है, मेरा क्या आ चुका है, अल्फा बराबर कितना आ चुका है, पहला शून्य कितना आया है 4, और बीटा बराबर ऋण 2। ठीक, अब मैं इसकी तुलना, ठीक है, px की तुलना, px की तुलना किससे करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। इससे क्यों कर रहा हूं तुलना बच्चों, इससे क्यों कर रहा हूं मैं तुलना, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा क्या है, व्यापक द्विघात बहुपद है। व्यापक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक है,
तो यहां से हम तुलना करते हैं तो a बराबर कितना है, 1 है, b बराबर कितना है, ऋण 2 है, और c बराबर कितना है, ऋण 8 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मेरा अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, मूल शून्यकों का योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शून्यकों का योगफल। तो ये निकाल लूंगा मैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, 4 धन ऋण 2। समझ लो ये चीज, ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको चिन्ह को गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, तो धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण। 4 ऋण 2 हो जाएगा, 4 ऋण 2 कितना हुआ, 2। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया मेरा, 2 के बराबर। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बट्टे ए के बराबर होना चाहिए। अब मैं क्या निकालूंगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, बी क्या चीज है बच्चों, एक्स का गुणांक। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स का गुणांक बट्टे ए क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक है। देख लो, एक्स वर्ग का गुणांक है ए। देखो, एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखते हैं, चेक करते हैं, ये भी ऋण 2 के बराबर आता है, नहीं आता है, सॉरी 2 के बराबर। ठीक है, ये भी 2 के बराबर आ रहा है। तो हमने क्या कर ली, जांच कर ली। समझ रहे हो। तो माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूं मैं, कितना है, -2 है। समझ रहे हो बात, बी का मान ऋण 2 है। यह वाला ऋण किसका है, सूत्र का है। यह वाला ऋण किसका है, यह 2 का चिन्ह है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान रखना है, अपॉन एक्स वर्ग का गुणांक ए का मान कितना है, 1। तो ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, धन। धन 2 बट्टे 1, तो 2 बट्टे कितना हुआ, 2 हुआ। देखो बराबर आए नहीं आए दोनों है, समझ में आ गई नहीं आई बात। तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर 2। तो पहली चीज हमने ये सिद्ध कर ली, इसी को बोलते हैं सत्यता की जांच करना। अब मैं क्या निकालूंगा, अब दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा, जिसको कि हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा का हो या अल्फा गुणा बीटा का हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो अल्फा और बीटा को गुणा कर दो, अल्फा का मान कितना है, 4 गुणा बीटा का मान कितना है, ऋण 2 है। बीटा का मान ऋण 2 है, अल्फा का मान 4 है। तो ये कितना हो गया, ऋण 8। धन गुणा ऋण ऋण 8। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, सी बट्टे ए निकालूंगा। तो अल्फा बीटा किसके बराबर होना चाहिए, सी बाय ए के बराबर होना चाहिए, सी बट्टे ए के बराबर। तो सी बट्टे, सी क्या चीज है, अचर पद। अचर पद, देख लो सी क्या अचर पद है। ठीक है, बट्टे ए क्या है, ए एक्स वर्ग का गुणांक है, एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखो कितना आता है, सी का मान कितना है, ऋण 8 बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक कितना है, 1। तो ऋण 8 बट्टे कितना हुआ, देखो बराबर आए नहीं आए दोनों। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अल्फा बीटा बराबर सी बट्टे ए बराबर ऋण 8। तो इस प्रकार हमने क्या कर दी, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर। ठीक है, तो 2 सूत्र हैं, क्या, पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका होना चाहिए, माइनस बी बाय। दूसरा अल्फा बीटा बराबर किसके होना चाहिए, सी बाय। ये ए बी सी क्या है, ये इस जो व्यापक द्विघात बहुपद है, इसमें एक ए क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, अचर पद है, इसमें एक्स नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट के मैं सबसे पहले गुणनखंड निकालूंगा। ठीक है, उसके बाद जो संबंध की सत्यता की जांच है
वो आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक, तो इसको मैं कैसे इसमें ये बहुपद में चर क्या है बच्चों बताओ? एस है। तो इसको किससे दिखाऊंगा मैं? पी एस से दिखाऊंगा। ठीक है, माना पी एस लिखूंगा, समझ लो बात। जब एक्स में होता है तो पी एक्स लिखते हैं, कि चर एस है तो पी एस लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मेरे को क्या करना है? 4 और 1 को गुणा करूंगा मैं इन दोनों को। ठीक है, तो 4 कम 4 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर कितना आए? ऋण 4 आए। तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? पहला होगा 1 गुणा 4, दूसरा क्या होगा? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और तीसरा 2 गुणा 2 4 गुणा 1 होगा। तीसरा क्या होगा? 4 गुणा 1। तो जोड़ने पर 4 कब आ सकता है बच्चों? इस केस में आ सकता है, इन दोनों में नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? जोड़ने या घटाने पर, समझ रहे हो? तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। लेकिन ये मेरे को क्या चाहिए? ऋण 4 चाहिए, समझ रहे हो बात? इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2 पर भी ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा और इस 2 पर भी, क्योंकि ऋण 2 धन ऋण 2 कितना होता है? ऋण 4 होता है। ऋण 2 धन ऋण 2 बराबर कितना होता है? ऋण 4 होता है। देखो ऋण 2 धन ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा? देखो ऋण 2 धन गुणा ऋण क्या हुआ? ऋण ही हुआ। तो ऋण 2 कितना हो गया? समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। तो 2 और 2 4, और चिन्ह किसका लगाते हैं? बड़ी संख्या का। तो इसमें तो बड़ा दोनों ही बराबर है, तो ऋण 4। देखो आया नहीं आया? वो किसके बराबर आना चाहिए? एस के गुणांक के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको बच्चों? ऋण 2s ऋण 2s बराबर ऋण 4s। तो ऋण 4s को ऋण 2s लिखूंगा। तो देखिए अब इसको इसलिए पीएस बराबर, ठीक है, ऐसे कितना हो जाएगा? 4s स्क्वायर, ठीक, माइनस 2s प्लस 1। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? दो के जोड़े बनाएंगे। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2s कॉमन है, 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, s का भाग s वर्ग में कितनी बार गया? s बार। 2s तो पूरा ही बाहर ले लिया, तो 2s का भाग 2s में कितनी बार जाएगा? 1 बार। देखो यहां पर भी 2s धन 1 आ रहा है, सेम चीज आ रही है। अंक तो वो तो सेम है, संख्याएं तो सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है? उल्टे, चिन्ह उल्टे। ये ऋण का होना चाहिए, ये धन का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बताओ? हाँ, क्या करूंगा? बिल्कुल ऋण 1 कॉमन लेंगे, समझ रहे हो बात? तो ऐसी स्थिति में हम ऋण भी कॉमन लेते हैं, ऋण 1। तो ऋण कॉमन लेने से क्या होता है? अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2s ऋण 1। देख लो, तुम बदल जाते का मतलब क्या? आप गुणा करके देख लो, इतना ही आना चाहिए। देखो ऋण 1 को 2s से गुणा करोगे तो ऋण 2s हो जाएगा। ऋण 1 को ऋण 1 से गुणा करोगे तो ऋण गुणा ऋण धन 1 हो जाएगा। समझ रहे हो बात? इसी को ही तो लिखा मैंने ऐसे। तो इससे फायदा हुआ कि 2s ऋण 1 दोनों में कॉमन आ गया। तो 2s ऋण 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा बच्चों? 2s, इधर क्या बचा? ऋण 1। ठीक है, अब शून्यकों के लिए तो ये तो मेरे क्या आ गए? गुणनखंड आ गए। शून्यकों के लिए पीएस बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहां से 2s ऋण 1 बराबर 0 या 2s ऋण 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? 2s बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो धन 1 हो जाएगा। यहां भी 2s को उधर ले जाएंगे तो ये भी धन 1 हो जाएगा। तो s बराबर क्या आ गया? या s बराबर क्या आ गया? देखो दोनों बराबर भी आ जाते हैं, जैसे मैंने परसों बोला दोनों शून्य बराबर होंगे, एक ही होंगे बोला।
समझ रहे हो? तो आप लोगों को जरा कंफ्यूजन जैसा हो रहा था, दोनों शून्य एक ही होंगे, क्या कह रहा है। जैसे हमने ग्राफ देखा ना, हमने ग्राफ देखा द्विघात बहुपद का, एक ग्राफ ऐसा भी था, ये समझ रहे हो बात। तो यहां पर मैंने पूछा कि कितने शून्य होंगे, तो कितने होंगे, एक ही होगा। लेकिन ये तो ये परवलय है ना, तो ये किसका ग्राफ है, द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है। तो इसके तो शून्य कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। लेकिन यहां पर एक ही बिंदु पर ये आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल यही है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि पहला जो शून्यक है वो भी 1/2 ही है, और दूसरा जो शून्यक है वो भी क्या है, 1/2 ही है। तो एक ही बिंदु तो होगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए। शून्यक दोनों बराबर भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, दोनों शून्यक समान भी हो सकते हैं। पहला शून्यक भी 1/2 ही है, दूसरा शून्यक भी 1/2 ही है। इससे पहले जो सवाल हमने किया उसमें शून्य क्या थे, अल्फा का मान अलग आ रहा था, बीटा का मान अलग आ रहा था। यहां पर अल्फा का मान भी 1/2 होगा, बीटा का मान भी 1/2 ही होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वाला काम आप खुद करेंगे, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। यानी कि मेरा यहाँ पर अल्फा बराबर क्या आ गया, 1/2, और बीटा बराबर भी क्या आ गया, 1/2। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जोड़ के कितना आ जाएगा, 1/2 धन 1/2 कितना हुआ, कितना हुआ, 1/2 माने क्या होता है, आधा, आधा और आधा जोड़ के कितना आता है, 1 आता। तो अल्फा धन बीटा 1 हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब आप क्या निकालोगे, माइनस बी बाई ए, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 4/4, 4 का भाग 4 में कितनी बार गया, 1 बार, तो माइनस बी बट्टे कितना आ गया, 1 आ गया, वो भी 1 ही आ गया। अल्फा धन बीटा भी 1 आएगा, ठीक है, माइनस बी बट्टे ए भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इससे क्या हो गया, हमने क्या कर दी, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी। उसके बाद आप अल्फा गुणा बीटा भी निकालोगे। अल्फा गुणा बीटा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, इन दोनों को गुणा करोगे तो 1/4 आएगा, आएगा नहीं आएगा? वो किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर। तो c कितना है, 1, a कितना है, 4, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया, नहीं हो गया? तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या कर रखा है, देखो हल तीसरे वाले क्वेश्चन का, माना px बराबर, समझ लो इधर ये क्या है, 6x वर्ग -3 -7x, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ना इसको सही रूप में लिखेंगे, समझ रहे हो? कैसे लिखना चाहिए मेरे को, इसको बता सकते हो, बताओ। हाँ, मतलब सबसे पहले x वर्ग वाला पद, फिर x वाला पद, -7x, फिर अचर पद, ये तब मेरा किस रूप में आ गया है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में लिखना होता है हमेशा। ठीक है, अब इसके गुणनखंड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 को -3 से गुणा करूंगा। देखो ये x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को, तो 6 × 18 -18, ठीक है। अब -18 के मैं ऐसे 2 गुणनखंड निकालूंगा जिनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, ऋण 7 आना चाहिए। तो एक बार तो आप ये सीख लो कि सारे गुणनखंड निकालना सीख लो, ठीक है। कैसे निकालते हैं फिर बता रहा हूं। 18 के गुणनखंड, 1 × 18, 2 × 9, 2 9 18, 3 × 6, 3 6 18, समझ में आ रही बात? 4 का भाग नहीं जाता 18 में, 5 का भी नहीं आता, 6 का आता है, तो 6 × 3, 6 3 18, तो 6 × 3 तो यही हो गया ना, समझ रहे हो? बानी की मुख्य लोग 3 ही है, 3 दूनी 6 गुणनखंड होंगे, तो बाकी तो रिपीट हो रहे हैं ना, आगे पीछे हो रहे हैं। तो इन तीनों में से ही एक है, इन तीनों में से ही एक है, उसको पकड़ना है मुझे, कौन है, समझ रहे हो? ऋण 18 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनको जोड़ने पर ऋण 3 आए, कौन सा है बताओ?
2 गुणा 9 है, पागल है क्या? कितना चाहिए मेरे को? अरे सॉरी सॉरी, यहाँ ध्यान, ऊपर नहीं देखना है, यहाँ नहीं देखना है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, यह सही बोला इन्होंने। 2 गुणा 9, 2 गुणा 9, और चिन्ह एक पर ऋण का लगना चाहिए जरूर, तभी तो ऋण 18 आएगा ना। अभी तो गुणा करोगे तो धन 18 आ रहा है, तो किस पर लगाऊंगा? जो मेरे को चाहिए चिन्ह, मेरे को ऋण का चिन्ह चाहिए, तो इसलिए बड़ी संख्या पर लगाऊंगा। ये आगे बात समझ में? अब मैं इसको क्या लिखो? ऋण 9 को आगे लिख लो, धन 2 को बाद में लिख लो, तो बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 7। विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, और बड़ी संख्या का उत्तर जो आएगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर ना पूर्णांकों का जोड़ घटाना भी आना चाहिए बच्चे को। यदि वो नहीं आता है तब भी वो इसको गलत कर जाएगा। तो इसके नियम है, वे समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, और जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ऋण 7x, यहाँ भी x लिख देंगे, यहाँ भी x लिख देंगे। अब मैं इसको यहां से करना है शुरू है, यहां नहीं करना है, ठीक है? इसको मैंने ऐसे बदल दिया था, px बराबर ये है मेरा। तो यहां पर मैं अब क्या लिखूंगा? ऋण 7x को ऐसे लिखूंगा। अब कर लोगे आगे? ठीक बात। अब देखिए, अब इसकी बात चौथे वाले की, क्योंकि मेन यही था ना समझना। चौथे वाले पार्ट में क्या है बच्चों? देखिए, माना इसको क्या बोलेंगे? पीयू बोलेंगे, क्योंकि इसमें चर u है। तो माना पीयू बराबर 4u वर्ग धन 8u, ठीक है? अब यहां तो ऑलरेडी आप देखो कॉमन है चीजें, 2 ही पद है यहां पहले से ही, 3 पद है ही नहीं। जब 3 पद होते हैं तो तब ऐसे करते हैं, 2 ही पद है तो ऐसे नहीं करेंगे। आप सीधे कॉमन लो। क्या चीज कॉमन है? 4 कॉमन है, और u भी कॉमन है, समझ रहे हो बात? तो 4u का भाग 4u वर्ग में कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 8 में 2 बार, u का भाग u में 1 बार, तो u धन। बस गुणनखंड निकल गए इसके, समझ में आ रही बात? इसके गुणनखंड निकल गए हैं, ये तो गुणनखंड है और क्या है। अब यहां पर समझ लो फिर, लेकिन यहां पर से फिर गलती हो सकती है, क्योंकि हम क्या करेंगे? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए पीयू बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ये लिखेंगे। तो यानी कि 4u गुणा u धन 2 बराबर किसके आना चाहिए? 0 के आना चाहिए। अब यहां से कॉन्सेप्ट समझना होता है, अब यहां से कॉन्सेप्ट समझोगे। ये तो 4 ही है ना, क्या है? 0 हो सकता है? अब देखो यहां पर इन 3 संख्याएं, यहां पर पहली संख्या 4 होगी, दूसरी u होगी, तीसरी u धन 2 होगी। इन तीनों को गुणा करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब 4 तो 0 होगा नहीं, 4 तो 4 ही है भैया, समझ रहे हो बात? तो 0 क्या हो सकता है? या तो u हो सकता है, या फिर u धन 2 हो सकता है। मेरी बात आ गई समझ में? ये बात समझ में आ गई बच्चों कि 4 थोड़ी 0 होगा, 4 तो 4 है भैया, वो 0 नहीं हो सकता है। तो 0 कौन हो सकते हैं? जो चर है, चर वाले पद, यानी कि या तो u 0 होगा, तो यहां से लिखेंगे u बराबर 0, या u धन 2 बराबर 0। ये आप चाहो तो, ये आपको जरा सा जो मैंने समझाया वो तो मेन कॉन्सेप्ट समझाया, समझ में आ रही बात? नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहां से कि इस 4 को आप इधर ले जा सकते हैं, 4 को उधर ले जाएंगे तो 0/4 हो जाएगा, समझ लो? 4 का काम ही खत्म कर दो, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों? u गुणा u धन 2 बराबर 0। आगे बात समझ में? ऐसे भी कर सकते हैं। जो अचर आ रहा था ना आगे से 4 गुणांक में, तो हम उसको कहां ले गए? उधर ले गए, u को नहीं ले आना, लेकिन नीचे ऐसी गलती मत कर देना, समझ रहे हो बात? तो या तो u बराबर 0 होगा, या u धन 2 बराबर 0। तो या तो u बराबर 0, या u बराबर कितना आ गया बच्चों? ऋण 2। तो अल्फा बराबर क्या आ गया मेरा? 0, और बीटा बराबर क्या आ गया? ऋण 2 आ गया।
समझ में आ रही बात? अब आप क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, अब अंत में देखिए ये वाला सवाल भी बता देता हूं, पांचवा वाला पार्ट। देखो यहां पर भी बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ी खाते हैं, क्योंकि यहां जो है इसको क्या बोलेंगे, माना पीटी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पीटी बराबर टी वर्ग ऋण 15। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं समझ लो। अब यहां ना कुछ कॉमन दिख रहा है तो दो ही पद, समझ रहे हो? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा तो उसके गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? इसके गुणनखंड निकालने के लिए हमारे पास एक सर्वसमीका है, उसका उपयोग करते हैं। सर्वसमीका क्या है बच्चों? ए वर्ग ऋण बी वर्ग, ठीक है, बराबर क्या होता है, ए धन बी गुणा ए ऋण बी। यह आप कक्षा 9 में पढ़ चुके, ठीक है। तो ये तो वर्ग में है ही, टी तो वर्ग में है ही ना, देखो ये, लेकिन ये दूसरा वाला पद जो बी की जगह पर है वो वर्ग में नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इस पर सर्वसमीका नहीं लगा सकता जब तक कि मैं इसको भी वर्ग के रूप में न लिखूं। तो 15 किसका वर्ग है? 15 किसका वर्ग होता है? कोई संख्या पता है आपको? क्या क्या पूछ रहा हूं, 15 का वर्ग थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि 15 किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग होता है? जब हमें पता ही नहीं है तो क्या बोलोगे? यदि मैं आपको पूछूं कि 3 किसका वर्ग होता है बच्चों, यदि मैं आपसे पूछ लूं, कोई पूछ ले आपसे कि 3 किसका वर्ग होता है, ठीक है, तो क्या बोलोगे? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। 3 किसका वर्ग होता है? वर्गमूल 3 का वर्ग होता है। 3 वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा। जैसे ये हम वहां पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं में, सिद्ध करो वाले में, समझ रहे हो बात? वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। तो ऐसे ही 15 किसका वर्ग होता है? पता ही नहीं है मुझे, वर्गमूल 15 का। तो आगे क्या कर दो, वर्गमूल लगा दो। इसको क्या लिख दूंगा मैं? टी वर्ग ऋण वर्गमूल 15 का, देखो अब ए वर्ग ऋण बी वर्ग का हो गया। आगे बात समझ लो। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक तो टी धन वर्गमूल 15 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा? टी ऋण वर्गमूल 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो शून्यकों के लिए इसको किसके बराबर रख दोगे? 0 के बराबर। तो यहां से टी धन वर्गमूल 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0, या टी ऋण वर्गमूल 15 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो एक शून्य क्या आ जाएगा? वर्गमूल 15 को उधर ले जाओगे तो ऋण वर्गमूल 15, तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा? ऋण वर्गमूल 15, ठीक है। और बीटा का मान क्या आ जाएगा? धन वर्गमूल 15, तो वर्गमूल 15 हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं आई बात? तो ये अल्फा बीटा के मान हो गए। यदि अल्फा धन बीटा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये ऋण का है, धन का है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 आएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर। अब यहां पर समझ लो एक चीज बच्चों, ये चीज जरा सा यहां पर गुणांकों में जो संबंध की सत्यता की जांच है ना, उस केस में इसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि वहां पर आप इसकी तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c से। यानी कि यहां पर आप किससे करेंगे? ax² नहीं लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे? au² + bu धन c, ऐसा लिखोगे, क्योंकि यहां पर चर u है ना, समझ रहे हो? तो a बराबर तो क्या है आपका? 4 है, b बराबर क्या है? 8 है, c बराबर क्या है? बताओ, c बराबर क्या है? 0 है, बिल्कुल सही है ही नहीं सी भाई, धन 0 लिख सकते हैं ना हम इसके आगे। ये आगे बात समझ में? तो c का मान क्या है? 0 है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने।
ऐसे ही यहां पर देखिए, इसकी तुलना आप किससे करोगे बच्चों? जब हम ये वाला पार्ट करेंगे, सेकंड वाला पार्ट, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? व्यापक जो द्विघात बहुपद है वो क्या बनेगा? AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। अब बताओ यहां पर A बराबर क्या है? 1 है। B बराबर 0 है। B क्या चीज है बच्चों? B क्या चीज है? T का गुणांक है। T तो है नहीं इसमें। T है क्या इसमें? नहीं है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 0। और C बराबर ऋण पद। ये अचर पद है ना भाई, हमें जिसमें कोई भी चर नहीं होता ना उसको अचर पद कहते हैं। तो C का मान है ऋण 15। यहां पर T वाला पद नहीं है, तो T का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। आप इसको ऐसे लिखो ना, इसको ऐसे लिखो, देखिए T वर्ग धन 0T ऋण 15। देखो अब मैंने इसको लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसे लिख के करो तुलना, समझ में आ रही बात? घात को घटते क्रम में ऐसे लिखिए, घात 2, घात 1, घात 0। क्योंकि यहां पर जो है T वाला पद है ही नहीं, तो T के आगे क्या लिख दोगे आप? 0T लिख दोगे। तो इससे आपको तुलना करने में आसानी हो जाएगी। तो A बराबर कितना हो गया? 1, B बराबर 0, C बराबर ऋण 15। आगे बात समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से जो है हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे।